दोस्तों आज आपको 2 एपिसोड मिलेंगे। अगर आपकी तरफ से वीडियो पर 300 लाइक पूरे हो गए तो एपिसोड बहुत ही मजे की होने वाली है। सब दोस्त अपनी अपनी सपोर्ट दिखाया करो, अब से बस यही डिमांड होती है मेरी, और मेरी हौसला अफजाई होती है। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। अनंत रोहन की दौलत के सामने अब इसके 5 लाख की कोई हैसियत नहीं रही, और ये भी मुमकिन है कि मनीलाल मुझे 5 लाख का इनाम देने की बजाय आशीर्वाद पर ही टाल दे। अनंत रोहन की दौलत, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मैंने कहा और देवी की तरफ देखने लगा। देवी का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था, इसका एक पाँव फुट सीट पर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं समझ गया, वो फुट सीट के नीचे छपी हुई कारबाई कलाशिन को सामने लाना चाहती थी ताकि बवक्त जरूरत इसे आसानी से गिरफ्त में ले सके। अनजान बनने की कोशिश मत करो, वो शख्स गरा इस रात में हिल्टन में नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि पंडित रोहन भी तुम्हारे साथ था। वो मंदिर में आग से बच गया था। वो बहुत चालाक आदमी है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो मंदिर की सारी दौलत अपने साथ ले गया होगा, और अब वो दौलत हमारे काम आएगी। मनीलाल को तो हम इसकी हुआ भी नहीं लगने देंगे, अलबत्ता इसे इतना जरूर फायदा होगा कि इसे अपने 2 बदतरीन दुश्मनों यानी तुमसे और रोहन से नजात मिल जाएगी। मेरा दिमाग इस वक्त बड़ी तेजी से काम कर रहा था। ये लोग दौलत की खातिर मनीलाल से गद्दारी कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें रोहन के बारे में कुछ ना बताऊं तो, मैंने कहा, ठाकरे तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। वो किसी की जुबान खुलवाने के मामले में मनीलाल से ज्यादा खतरनाक है, इस शख्स ने कहा। ठाकरे तुम्हारा मतलब है बाल ठाकरे, मैंने कहा। बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे, वो शख्स बोला। वो चंद रोज पहले ही अलिफादीपुर से आया है। कल रात जब इसे पता चला कि रोहन जिंदा है तो ये मंसूबा इसने बनाया था, और इत्तेफाक से आज तुम मेरे हाथ लग गए। ठाकरे बहुत खुश होगा, इसे दौलत से बड़ी मोहब्बत है। इसके लिए तो इसने अपने दौलतमंद जीजा को भी खत्म कर दिया था, मगर इसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसकी बहन ने इसे ठेंगा दुखा दिया और वो पुलिस से बचते धक्के खाता हुआ यहां आ गया। यानी इसने दौलत के लिए अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। मैंने कहा, वैसे हमारे मुल्क में ऐसे लातादाद ठाकरे पाए जाते हैं जो दौलत के लिए अपनी कौम की मांग बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हैं, सड़कों पर खून बहा रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। वैसे बाल ठाकरे भी अजीब ड्रामाबाज आदमी है। वो बंद करो अपनी बकवास और खामोशी से कार चिल्लाते रहूं, वो बोला। दरअसल मैं इसे बातों में लगाकर काबू करने का कोई मौका तलाश कर रहा था, लेकिन वो बहुत मोहतात होकर बैठा हुआ था। हथियार की नाल एक लम्हा को भी मेरी गर्दन से नहीं हटी थी। कार इस वक्त शहर व मार्ग इलाके में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका भी मेरा देखा हुआ था। इससे आगे आबादी छेदरी थी और वहीं से एक सड़क हनुमान मंदिर की तरफ जाती थी जो आबादी से बहुत हिटकर वाक़ था। इस मंदिर में शाम तक लोगों की आमद और रफ्त रहती थी। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद वो सड़क वीरान हो जाती थी, और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उन लोगों ने इस मंदिर में डेरे जमाए हुए हैं। हम शहर व मार्ग की आबादी से बाहर निकल आए थे। मैंने देवी की तरफ देखा, इसने आंख से इशारा कर दिया। मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर इसके पाँव की तरफ उठ गई। वो शख्स अब पहले से ज्यादा मोहतात हो गया था। देखो भाया, देवी ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, मगर इस शख्स ने गुर्राते हुए इसकी बात काट दी। मुझे भा मत कहियो रंडी। इसके साथ ही इसने उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ देवी की गर्दन पर कान के करीब लगा। वो छीनटी हुई नीचे झक गई। औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने कहते हुए पीछे गर्दन घुमाने की कोशिश की, मगर इसने मेरी गर्दन पर हथियार का दबाव बढ़ा दिया। तुम अपनी चूंच बंद रखो, वो गरा। मैंने कुन आंखों से देवी की तरफ देखा। इसे थप्पड़ खाकर झुकने का मौका मिल गया था। इसने दोनों पाँव ऊपर उठाकर बड़ी फुर्ती से कलाशिन खींच ली, और ठीक इस वक्त मैंने स्टीयरिंग के दाएं तरफ झुकते हुए पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, मगर कार एक जोरदार झटके से रुकी थी। गिनमैन अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश्त से टकराया। इसने टाइगर भी दे दिया था। बदहवासी में चलाई हुई गोली सामने विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। देवी कलाशिन संभालती हुई तेजी से सीधी हो गई। इसे पोजीशन लेने का मौका नहीं मिल सका। इतनी जगह ही नहीं थी कि वो किसी तरह की पोजीशन ले सकती। ताहम इसने बड़ी तेजी से पलटते हुए कलाशिन की नाल से वार कर दिया। जर्ब इस शख्स के रुखसार पर लगी। वो चीखता हुआ पीछे सीट पर उल्टा। हथियार इसके हाथ से छूटकर सीटों के बीच वाली जगह पर गिर गया। सीधा होने की कोशिश में मेरी टांग मुड़ गई थी, और इस दौरान इस शख्स ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। देवी भी मेरी तरह अपनी सीट पर उलझ कर रह गई थी। मैंने संभलते हुए कलाशिन इसके हाथ से ले ली और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो शख्स सड़क से उतरकर निशेब की एआरियों में उलझता हुआ उधेड़ जा रहा था।
अगर वो निकल गया तो हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। बाद में वो कार के जरिए हमारे ठिकाने तक पहुंच सकते थे। मैं इसे जिंदा निकल जाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कलाशिन सीधी करके दबा दिया। आवाज के साथ भयानक चैख भी फिजा में गूंजी और वो शख्स लड़खड़ा कर गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। मैंने भी ढलान पर दौड़ लगा दी। वो एहाड़ियों में उलझा तड़प रहा था। इसे पुश्त पर सिर्फ एक गोली लगी थी। मैंने कलाशिन इसकी तरफ करके एक बरमिट मारा और इसकी मौत का इत्मीनान करने के बाद सड़क की तरफ दौड़ा। देवी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर कार की तरफ दौड़ लगा दी। कार का इंजन बंद हो चुका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और यूटर्न लेते हुए कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। कलाशिन मैंने देवी को दे दी थी, जिसे इसने दोबारा फुटसीट के नीचे डाल दिया था। सामने बहुत दूर किसी गाड़ी के हेड लैंप्स की रोशनियां देखकर मैं चौंक गया। स्नाई आवाज बहुत दूर तक गूंजी होगी। हो सकता है वो पुलिस की गाड़ी हो जो सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ रही हो। पुलिस, देवी बोली, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। अब मैंने भी हेड लैंप्स की रोशनियों के ऊपर सुर्ख रोशनी स्पार्क करते हुए देख लिया था। मैंने कार तेजी से बाई तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दी और तकरीबन 200 गज आगे एक और मोड़ पर कार थमाते हुए मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस की कार भी इस तरफ मुड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इसे मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ दोबारा शहर ओ मार्ग के इलाके में आ गया और वहां से पीछे की तरफ निकलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आए। अनंत रोहन की कोठी की तरफ आते हुए भी मैंने पूरी एहतियात से काम लिया था और आखिरकार मैंने गाड़ी इस रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर कार को इस सड़क पर मोड़ दी जो पहाड़ी पर रोहन की कोठी की तरफ चली गई थी। इस सड़क के मोड़ पर प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो पहाड़ी सड़क से तकरीबन 300 फुट बुलंद थी और गेट का सड़क के मोड़ से 2-250 गज का फासला था। इस तरफ गाड़ी मोड़ते हुए मैंने देवी की तरफ देखा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अजीब से तासुरात थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे अब भी सनसनी की कैफियत में मुब्तला हो। ठीक कहते हो, मैं अभी तक अपने आप पर काबू नहीं पा सकी, देवी ने जवाब दिया। वैसे एक बात तयशुदा है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ रही तो और कुछ हो ना हो मैं ब्लैक क्वीन जरूर बन जाऊगी। ये ब्लैक क्वीन कौन है? मैंने मुस्करा कर पूछा। एक इंडियन फिल्म की हीरोइन, देवी भी मुस्करा दी। एक ठाकुर के हाथों अपनी इज्जत लिटाकर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है और अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए न सिर्फ इस ठाकुर को बल्कि इस जैसे तमाम ठाकुरों को चुन चुन कर खत्म कर देती है। वो हमेशा काले कपड़े पहनती है, इसलिए वो ब्लैक क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। जालिम किस्म के ठाकुर और जमींदार इसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। तो गोया तुम ब्लैक क्वीन बनना चाहती हो? मैंने कहा। देवी मुस्करा कर रह गई। मैंने गाड़ी गेट के सामने रोक दी और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। गेट के करीब पहुंचकर यकाएक मुझे ख्याल आया कि इस रोज रोहन ने पिल्लर पर लगे हुए डिवाइस पर जिन मखसूस नंबरों के बटन दबाए थे जिससे गेट खिल गया था, लेकिन मुझे वो नंबर मालूम नहीं थे। मैं पिल्लर पर उधर उधर देखने लगा। रिमोट कंट्रोल जैसे इस डिवाइस के नीचे इत्तला का बटन लगा हुआ था और इसके साथ इंटरकॉम वाला डिवाइस भी था। बटन दबाकर अंदर कमरे से बात की जा सकती थी। मैंने बटन दबा दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड बाद डिवाइस के स्पीकर पर कांवरी की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूं कांवरी। माने गेट कैसे खिलेगा? मैंने डिवाइस के करीब मुंह ले जाकर कहा। तुम्हारी गाड़ी हमने देख ली थी, तुम्हारी कॉल का इंतजार था। गेट खिल रहा है, आ जाओ, कांवरी ने जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। इसके साथ ही पिल्लर के अंदर एक तरफ से किल्क की सी आवाज सुनाई दी और गेट का फौलादी पिट अपनी जगह से सरकता हुआ दीवार में गायब होने लगा। मुझे समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गेट को कोंटी के अंदर से भी खोला और बंद किया जा सकता था। मैं गेट के करीब से हिट कर कार में बैठ गया और इसे आगे बढ़ाया। चंद गज आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो गेट बंद हो रहा था। पोर्च में कार रोकी तो इस वक्त कांवरी भी बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर बाहर आ गई। वो देवी की सूरत देखकर समझ गई कि हम किसी खास सूरत हाल से गुजर कर आ रहे हैं। कोई गड़बड़? इसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। जो भी गड़बड़ थी, हम इस फसील के बाहर बहुत दूर छोड़ आए हैं। तुम हमें चाय पिला दो तो बड़ा एहसान होगा। भूख नहीं करोगे? हम तो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, कांवरी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। भूख हमने कर ली थी। अच्छा यूं करो कि तुम लोग अपना भूख निकाल लो और इसके साथ ही हमारे लिए चाय बना दो। इकट्ठे ही बैठ जाएंगे और गुपशिप भी होती रहेगी। मैंने कहा। ठीक है, मैं रोहन को बता देती हूँ, कांवरी कहती हुई रोहन के कमरे की तरफ चली गई। देवी तो बाल कमरे में सोफे पर घेर हो गई थी और मैं अपने कमरे में आकर हाथ रोम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और कमरे में आ गया। अगरचे शानदार डाइनिंग टेबल भी मौजूद थी, मगर कांवरी कालीन पर दस्तरखान बिछा रही थी। इसके बिल्कुल रिवायती अंदाज में चांदी की थाली और बर्तनों में 2 आदमियों का खाना परोस दिया और 2 कप चाय के भी दस्तरखान पर रख दिए। रोहन इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था।
मुझे इशारा करता हुआ वो सोफे से उठ गया। मनी लाल के बारे में कोई सुनगिन? रोहन ने खाने के दौरान पूछा। 1-2 रोज में पता चल जाएगा, मैंने आदमी पीछे लगा दिए हैं, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और हाँ, मैंने शक्ति राम को यहाँ का फोन नंबर दिया, इसकी कॉल आए तो तुम लोग परेशान मत हो जाना। क्या वो काबिल एतमाद है? रोहन ने मेरी तरफ देखा। काबिल एतमाद? मैंने इसे घूरते हुए कहा। कल रात अगर शक्ति और इसके साथी हमारी मदद ना करते तो हमारा अंजाम भी पूजा ही की तरह होता। मुझे हैरत है रोहन, तुम पूछ रहे हो कि शक्ति काबिल एतमाद है या नहीं? मेरी बात का बरमिला मानता हूँ, रोहन ने कहा। बहुत कुछ करने के बावजूद बाज लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है, इस टाइप के लोग वफादारियां बदलते रहते हैं, कोई बड़ा लालच उनकी नियत और इरादा बदल सकता है। रोहन सिंह, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दे। एक तरफ मनी लाल है जिसके पास दौलत और ताकत है, दूसरी तरफ मैं हूं जिसके पास कुछ भी नहीं, सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा हो। लेकिन शक्ति राम ने मेरा साथ दिया जबकि वो तमाम हकायक से वाकिफ है। मनी लाल ने मेरे लिए 5 लाख का इनाम भी लगा रखा है। इसे जिस पर मेरी मदद करने का शुबा होता है, इसे मौत के झाट उतार दिया जाता है। तुम्हारी अपनी मिसाल सामने है। मंदिर को आग लगाकर तुम्हें भी जलाकर राख कर देने की कोशिश की गई, क्योंकि मनी लाल को शुबा हो गया था कि तुमने मुझे अपने मंदिर में पनाह दी थी। ये सब कुछ जानते हुए शक्ति ने मेरा साथ दिया, अपने हाथ मनी लाल के आदमियों के खून से रंगे। कल रात इसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि वो एतमाद के काबिल नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रोहन ने जवाब दिया। मैंने तो तुमसे ये पूछा था कि इस पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तुम्हारे नजरिए के मुताबिक किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी वफादारियां मशकूक हो। मैंने कहा, इस तरह तो मैं किसी तरह भी रोहन के लायक नहीं ठहरता। मेरा धर्म मुख्तलिफ, मेरा देश मुख्तलिफ, मेरे मकासद मुख्तलिफ। मुझे इस वक्त तुम्हारे देश का दुश्मन नंबर 1 समझा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा हूँ। तुम्हें मुझ पर इस कदर भरोसा है कि अपना एक एक राज मुझे बता दिया। जिस दौलत के लिए तुमने अपनी जिंदगी साधु बनकर मंदिरों में गुजार दी, सारी जवानी त्याग दी, जिसके लिए तुमने मनी लाल जैसे दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी से दुश्मनी मोल ली, इस दौलत का राज मुझे क्यों बता दिया? मुझसे तुम्हें कोई खौफ नहीं आता किया? इसकी वजह यह नहीं कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो, तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ भी धोखा नहीं करूंगा। रोहन चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मध्यम लहजे में बोला। बात है करैक्टर की, किरदार की। तुमने पहली ही मुलाकात में मुझे बता दिया था कि तुम कौन हो, हालांकि इस वक्त भी तुम जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इस वक्त तुम्हें ज्यादा खतरा था। मैं तुम्हें धोखे से मरा भी सकता था, मगर मुझे तुम्हारी सच्चाई ने मुतासिर किया और फिर एक काज के लिए काम कर रहे हो। हमारे देश के दुश्मन सही, मगर अपने मकसद से तो मुखलिस हो। मैं पहली ही मुलाकात में जान गया था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया और अपना हर राज तुम्हें बता दिया। अजीब मंतिक थी इसकी, लेकिन मैं समझ गया कि वो ये बेतक बातें अपनी खिजालत मिटाने के लिए कह रहा था। शक्ति भी ऐसा ही है, इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है, मैंने कहा। अगर तुम्हें इस पर भरोसा है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? रोहन ने जवाब दिया। अगर तुम इसे यहां भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब तुम एकदम पिघल गए, मैंने हल्का सा कहका लगाया। लेकिन इसे यहां लाने की जरूरत नहीं। और हां, ये ठाकरे कौन है? बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे। अमृत ठाकरे? रोहन चौंक गया। कहीं आमने सामने हुआ है? ये नाम कहीं सुना है? नाम सुना है, आमने सामने होने में थोड़ी कसर रह गई थी, मैंने कहा, और फिर इसे अपने साथ पेश आने वाला वाकया बताने लगा। आखिर में कहा, वो शख्स मुझे ठाकरे के पास ले जाना चाहता था, लेकिन खुद ऊपर पहुंच गया। बहरहाल एक ये नई बात सामने आई है कि मनी लाल के बाज चीलों को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और उनकी नजरें तुम्हारी दौलत पर है। अब उन्हें मनी लाल की नहीं तुम्हारी दौलत की फिक्र है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? रोहन को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। तुमने जिस शख्स को ठिकाने लगाया है और इस का जो हुलिया बताया है, इसे मैं समझ गया हूं वो कौन था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, नेहरू सिंह मनी लाल का बहुत पुराना सेवक है। मनी लाल पहली बार इस शहर में आया था तो नेहरू सिंह भी इसके साथ था। इस वक्त ये बहुत मरियल सा और दुबला पतला हुआ करता था, जैसे फाकों का मारा हो। मनी लाल के शेबदों को बढ़ावा देने में इसने बहुत काम किया। निरंजन, कृष्णा, शोशांत तंडत, काली जैसे लोगों को भी यही नेहरू सिंह मनी लाल के करीब लाया था और करिश्मा जैसी छेविक्री को भी यही मनी लाल के पास लेकर गया था। मनी लाल भी इसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैंने कहा था ना कि ऐसे लोगों की वफादारियां तब्दील होते देर नहीं लगती। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मनी लाल के पास रहते हुए नेहरू सिंह को किसी चीज की कमी नहीं थी। इसने अपने शहर चित्तौड़गढ़ में एक शानदार हवेली भी बनवाई है, लेकिन मनी लाल के पास जो कुछ भी है वो इसका है।
नेहरू सिंह इसके जराइम में तो बराबर का शरीक था, मगर इसकी दौलत में हिस्सेदार नहीं। इस मामले में वो मनीलाल का मोहताज था, और जब इसे पता चला कि मैं जिंदा हूं और उछल शआर मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया हूंगा, तो मनीलाल से इसकी वफादारी ने दम तोड़ दिया और इसने मनीलाल को धोखे में रखकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया। और मैं दावे से कहता हूं कि अमृत ठाकरे को इसने रात ही रात में अलिफादीपुर से बलवा लिया होगा। आहो सकता है कि वो कई रोज पहले ही यहाँ आ गया हो और कल रात मेरे बारे में सुनकर इसने अमृत ठाकरे से मिलकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया हो, और इत्तेफाक से आज तुम इसके हाथ लग गए। मुझे तलाश कर लेना तो शायद इसके बस में ना हो, तुम पर तशद्दुद करके मेरा खोज लगाना चाहता होगा। अमृत ठाकरे। रोहन के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि दौर मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। रोहन और कांवरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे इस बंगले में रहते हुए 5-6 रोज तो हो चुके थे, और फोन की घंटी मैंने पहली मर्तबा सुनी थी। मैंने आज ये तकरीबन 2 घंटे पहले शक्ति को यहाँ का नंबर दिया था, इसलिए मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कॉल शक्ति ही की होगी। हो सकता है इसे मनीलाल के बारे में कोई अहम बात मालूम हो गई हो और वो मुझे इत्तला देना चाहता हो। रोहन के कहने पर कांवरी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया और सिर्फ हेलो कहा। चंद सेकंड वो खामोशी से दूसरी तरफ की आवाज सुनती रही, फिर मुझे इशारा किया। वो शक्ति राम ही की कॉल थी। मेरी आवाज सुनते ही वो बोला, तुम खैरियत से घर पहुंच गए गुरु? हाँ, क्या बात है? कोई गड़बड़? मैंने पूछा। दरअसल प्रेम निवास रेस्टोरेंट के करीब गोविंद ने नेहरू सिंह को तुम्हारी कार की पिछली सीट पर छप कर बैठते हुए देख लिया था। वो खुद कुछ करने के बजाय मुझे इत्तला देने के लिए भागा चला आया, और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी कार वहां से जा चुकी थी। हम तुम्हें और तुम्हारी कार को पूरे शहर में तलाश करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला कि पुलिस को शहर और मार्ग से जरा आगे सड़क किनारे आड़ियों में नेहरू सिंह की लाश पई हुई मिली थी, जिसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था। पुलिस इस इलाके में किसी कार का पीछा भी करती रही थी। एक मौका पर गोविंद ही ने तुम्हारी कार को बड़ी तेजी से एक तरफ जाते हुए देखा था, और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी भी तेज रफ्तारी से इस तरफ गई थी। मैं परेशान हो रहा था, मैंने सोचा मालूम कर लूं तुम खैरियत से तो घर पहुंच गए हो ना? हाँ, हम खैरियत से पहुंच गए थे, तुम जन्म मत करो। मैंने कहा, नेहरू सिंह, इसकी कहानी खत्म हो गई। मैंने इसकी बात काट दी। तुम कल दिन में 12 बजे के करीब मुझे फोन करना, और मैंने जो काम बताया है इस पर ध्यान रखो, इसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो गुरु, हम इसे पाताल से भी खून निकालेंगे। शक्ति ने जवाब दिया। ठीक है, मैं कल तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। मैंने कहते हुए फोन बंद कर दिया और रोहन के करीब आकर बैठ गया। शक्ति के किसी आदमी ने नेहरू सिंह को हमारी कार में छुपते देख लिया था। उन्हें अगरचे नेहरू की लाश की इत्तला भी मिल चुकी है, मगर वो मेरे लिए परेशान था। वो तुम्हें गुरु मानता है, इसे तुम्हारी चिंता करनी ही चाहिए। रोहन ने जवाब दिया। इसके होंठों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट थी। हाँ, तो तुम अमृत ठाकरे के बारे में कुछ बता रहे थे? मैंने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। अमृत ठाकरे? रोहन के मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। अमृत ठाकरे की मां पद्मिनी शहर से कई मील दूर यहाँ बसमा नामी एक गांव की रहने वाली थी। इसका बाप पंच जाति का था, मच्छी लोगों के घरों में पानी भरा करता था। बसमा नाम का ये गांव मध्य प्रदेश की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़े है। इससे आगे मध्य प्रदेश का चुंबल वैली का इलाका डाकुओं और बागियों की जन्नत कहलाता है। खतरनाक खाइयों, घाटियों और गुंजान जंगलों पर मुश्तमिल चुंबल वैली का वो इलाका वाकई डाकुओं की जन्नत है। डाकू गिरोह दर गिरोह आज़ादी से इस इलाके में घूमते रहते हैं। यही जंगल, खाइयां और घाटियां उनका जीवन है। पुलिस, फौज या सरकार का कोई आदमी उन खतरनाक खाइयों और जंगलों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अलबत्ता जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम, चूर, डाकू और कातिल इस तरफ का रुख करते हैं। ये अपने आप को बागी कहते हैं, और उन्हें डाकुओं में से किसी ना किसी गिरोह में पनाह मिल जाती है। इस चुंबल वैली ने हिंदुस्तान की तारीख में बड़े बड़े नामी ग्रामी डाकू पैदा किए हैं। ये जंगल पेवलन देवी का भी मस्कन रहा। इसके गिरोह ने इस पास के इलाके में तबाही मचा रखी थी, और भौपत डाकू का नाम तो हिंदुस्तान की तारीख कभी नहीं भुला सकेगी। भौपत का नाम इस वक्त सामने आया था जब हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें हो रही थीं। इसके गिरोह में सिर्फ चंद ही आदमी थे, मगर इसने हिंद सरकार को हिलाकर रख दिया था। हुक्मरान और नवाब इसके नाम से थर थर कांपते थे। वो उन दौलतमंदों पर बिजली बनकर गिरता जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भर रखी थीं। भौपत ये दौलत लूट कर गरीबों में बांट देता। गरीब इससे बहुत खुश थे। वो इसे भगवान सम्मान समझते थे, इसकी पूजा करते थे। भौपत ने कई बरसों तक हिंदुस्तान में दहशत फैलाए रखी, और जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो भौपत अपने साथियों समेत पाकिस्तान चला गया, जहां कुछ ही अरसे बाद वो मुसलमान हो गया और शराफत की जिंदगी गुजारते हुए गुमनामी की मौत मर गया। तुम अमृत ठाकरे की बात कर रहे थे, मैंने इसे याद दिलाया। हाँ, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला।
बसमा नामी इस गांव में यूं तो बहुत सी हुसैन लड़कियां थीं, मगर पद्मिनी रानी के हसन और शबाब के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने इसे नहीं देखा, मगर सुना है बहुत हुसैन थी। अगर मच्छी की बेटी ना होती, किसी अमीर घराने की होती तो वाकई रानी होती। गांव का ठाकुर तो वाकई इसे अपनी रानी बनाना चाहता था। वो उम्र में अगरचे पद्मिनी से 30-40 साल बाद था, मगर इस मिट्टी जैसी नौखेज लड़की को अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। एक मर्तबा इसने पगड़ी पर दूसरी औरतों की मौजूदगी में पद्मिनी का हाथ पकड़ लिया। पद्मिनी ने ठाकुर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और यहीं से इस घर की बर्बादी का आगाज हो गया। ठाकुर के कारिंदों ने पद्मिनी के एक भाई को मार डाला, इसके बूढ़े बाप को गांव की गलियों में घसीटा और इसके घर को आग लगा दी। पद्मिनी छपती फिर रही थी, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में। चंद रोज तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर गांव के चंद सियानों के समझाने पर ठाकुर का गुस्सा ठंडा हो गया, मगर ये भी इसकी चाल थी। इसने पद्मिनी को मुआफ कर दिया, मगर इसके सीने में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। चंद रोज बाद हुक्म सिंह डाकू के गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। कई घर जला दिए गए, कई लड़कियों और औरतों को गलियों में नंगा करके रुस्वा किया गया। पद्मिनी के घर को भी आग लगा दी गई। इसके बाप को मार डाला गया और हुक्म सिंह डाकू पद्मिनी को उठा कर ले गया। सुनने में आया था कि हुक्म सिंह ने ठाकुर के कहने पर गांव पर हमला किया था। हुक्म सिंह का नाम इस गांव वालों के लिए नया नहीं था। वो अक्सर इस तरफ आता रहता और ठाकुर की हवेली में कई कई रोज तक मेहमान बनकर रहता, और ठाकुर ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए पद्मिनी को डाकुओं से उठवा दिया। हुक्म सिंह पद्मिनी को लेकर चुंबल वैली चला गया और पद्मिनी को रखेल बनाकर अपने पास रखा। इस दौरान गांव का ठाकुर भी चुंबल वैली के चक्कर लगाता रहा। 2 साल बाद सुनने में आया कि पद्मिनी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। इसका नाम हुक्म सिंह ने अमृत ठाकरे रखा। ये कहना मुश्किल है कि अमृत ठाकरे किसका बेटा है। गांव वाले ठाकुर का, जो अक्सर चुंबल वैली जाता रहता था, हुक्म सिंह का इसके गिरोह में शामिल किसी और डाकू का। बहरहाल अमृत ठाकरे चुंबल वैली में ही पिलकर जवान हुआ। इसे 3 साल छूटी एक बहन भी थी। अमृत ठाकरे गंदे खून की पैदावार है। डाकुओं में पिल बढ़कर वो डाकू ही बना। इसे रिश्तों के तकद्दुस का भी कोई एहसास नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर एक वहशी था। इसे पता ही नहीं था कि माँ बहन के रिश्ते क्या होते हैं। औरत इसके लिए औरत ही थी। अमृत ठाकरे ने पहली मर्तबा जंगल में दूसरे गिरोह की एक औरत के साथ रात गुजारी तो इसे पता चला कि जिंदगी क्या होती है। दरअसल इस औरत ही ने इसे अपनी तरफ माइल किया था। अमृत ठाकरे कई रोज तक इस औरत के साथ जवानी का ये खेल खेलता रहा और फिर इस औरत का गिरोह वहां से किसी और तरफ कोच कर गया। अमृत ठाकरे इस वक्त 21-22 साल का था। इसके सीने में हवस की जो आग भड़का दी गई थी वो अलाव की तरह फैलती जा रही थी, और फिर एक रोज इस आग को बुझाने के लिए इसने अपनी जवान बहन को दबोच लिया। अगर इसे रिश्ते की पवित्रता का पता होता तो वो ऐसी हरकत कभी ना करता। वो तो औरत को औरत ही समझता था, जी बहलाने का एक खिलौना। लेकिन इस मर्तबा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। लड़की की चीखें सुनकर इसकी माँ भागी आई और बेटी को इसके चुंगल से नजात दिलाई। हुक्म सिंह को इस बात का इल्म हुआ तो इसने अमृत ठाकरे को धन कर रख दिया। अमृत ठाकरे वहां से भाग निकला और छुपता छुपाते राजस्थान में आ गया। यहां वो तवील अरसा तक उधर उधर मारा मारा फिरता रहा। कभी किसी ठाकुर की चाकरी कर लिया करता और कहीं चोरी चकरी से काम चलाता। कई मर्तबा इसे अच्छी जगहों पर काम मिला। वो ऐसी किसी जगह पर टका रहता तो आराम से जीवन गुजर जाता, मगर औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इसे जहां भी मौका मिलता भूखे भेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ता।